तो दोस्तों बढ़ते हैं इनके इनकम प्रूफ की तरफ। तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिख रहा है ये है इम्पैक्ट अफिलिएट नेटवर्क का। तो यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स में इन्होंने साइन अप करे हैं, उसकी इनकम आपको यहाँ पे दिख रही है। तो हम पहले इस साल का देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे पे आउट्स में आपको दिख रहा होगा 853 रुपीज़। आगे लाइक 2024 के बाद ब्लॉगिंग का स्कोप रहने वाला है, शुरू करना चाहिए ब्लॉगिंग। तो किसी को अगर ब्लॉगिंग से पैसा कमाना होगा तो क्या लगता है कि क्या क्या ऐसी निशेस है जहाँ से हम पैसे बना सकते हैं, जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? तो कैसे बनाते हैं कंटेंट, कैसे बनाते हैं, क्या अप्रोच रहता है? $15,000 पर मंथ आज के टाइम के हिसाब से बना रहे हैं। ओवरऑल आपने कितना बनाया होगा अभी तक इस साइट से? पहला 1 करोड़ रुपए आपने कितने टाइम में बनाया था? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ब्लॉगर हैं, ओजी ब्लॉगर हैं, जो ऑलमोस्ट पिछले 20 सालों से ब्लॉगिंग करते हैं। 2004 से ब्लॉगिंग करते हैं। कई लोग तो अभी पैदा भी नहीं हुए रहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं। और 2004 से इन्होंने शुरू करा था और इन्होंने एक और वेबसाइट बनाई थी 2010 में, जो ऑलमोस्ट 15 साल होने जा रहा है। 14 साल 250 दिन हो गए उनके एक साइट को, और उसी साइट को आज भी वो रन करते हैं। तो इतने साल से रन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? और उसी साइट से उन्होंने $1 मिलियन से भी ज़्यादा रेवेन्यू क्या, ब्लॉगर्स के लिए तो रेवेन्यू प्रॉफिट के बराबर ही होता है। तो ऑलमोस्ट $1 मिलियन मतलब आज के डेट में देखें तो 8 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमाया है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉग से, एक वेबसाइट से कमाया। तो मिलवाते हैं आपको ब्लॉगर्स पैशन के फाउंडर अनिल अग्रवाल जी से। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। कैसे हैं सर? बढ़िया। हाँ। तो सर $1 मिलियन करना सिर्फ एक वेबसाइट से बहुत बड़ी बात है। मतलब मैंने भी ब्लॉगिंग करी है, बट $1 मिलियन तो नहीं, 30-40 हज़ार डॉलर हमने करे होंगे। तो वैसे तो आपके बारे में थोड़ा बहुत लोगों को पता ही होगा, बट मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। श्योर। तो मेरा ब्लॉग है blogerspassion.com। blogerspassion को मैंने 2010 में शुरू किया था। उससे पहले मैंने MC किया था, और MC के बाद मैंने जॉब करना शुरू किया। तो मेरी जो पहली जॉब थी जो SEO में थी। तो मुझे कोडिंग अच्छी नहीं आती थी, ज़्यादा से नहीं आती। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और करियर पाथ पकड़ते हैं, और उस टाइम SEO की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। ऐसा भी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, जो मिली मैंने वो ले ली। तो SEO में अपना प्रोफाइल शुरू किया, और धीरे धीरे जब मैंने SEO में काम किया तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही एक पाथ है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोडिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि कोडिंग करना है, कुछ और करना है। तो आप अपना वहाँ पे जो भी आपने लर्निंग की है उनको यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर देखिए क्या चीज़ आपके लिए काम करते हैं। तो लगभग 15 साल मैंने जॉब किया। लास्ट जॉब मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ था, 2018 मैंने वो छोड़ी थी, और 2018 से लेकर मैं अभी तक फुल टाइम ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। हाँ, मतलब आपने 2004 से ही ब्लॉगिंग शुरू कर दिया था, तो साथ ही साथ आप जॉब भी कर रहे थे, और जॉब आपने छोड़ा था 2018 में। मतलब काफ़ी लंबे समय तक आपने जॉब भी करा है और उसके साथ साथ में ब्लॉगिंग करी है। 15 साल मैंने जॉब किया। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो वहाँ पे ना उस टाइम सैलरीज ज़्यादा नहीं होती थी। तो कहीं न कहीं अपना जो सर्वाइवल है, या फिर जो अपने डेली एक्सपेंसेस हैं, उनको पूरा करने के लिए कुछ न कुछ वे आउट चाहिए था, जिससे कि ना मतलब मैं एटलीस्ट सर्वाइव कर पाऊँ। तो उस टाइम फिर ब्लॉगिंग का वो था कि मुझे ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया बाई चांस कह सकते हैं। तो जिन साइट्स पे हम काम करते थे, जैसे जो भी कंपनी की वेबसाइट होती थी, तो उनको प्रमोट करने के लिए ना हम फ्री ब्लॉग यूज़ करते, जैसे ब्लॉगर का हो गया, वर्डप्रेस का हो गया, जैसे ना सब डोमेन, जैसे ब्लॉगर, जैसे आपको जैसे satish.blogspot.com या फिर satish.wordpress.com, तो फ्री ब्लॉग्स हम यूज़ करते थे वहाँ पे। उनको यूज़ करते प्रमोट करने के लिए, मतलब जो कंपनी की वेबसाइट्स हैं उन पे ट्रैफिक लाने के लिए, उन पे बैकलिंक्स लगाने के लिए। तो उनके लिए यूज़ करना शुरू किया था। लेकिन जब धीरे धीरे यूज़ किया तो फिर लगा कि ना यहाँ से आप ट्रैफिक भी अच्छा बिल्डअप कर सकते हो। तो कुछ साल, 3-4 साल तो मैंने अपना जो फ्री ब्लॉग्स हैं वो बनाए वहाँ पे ब्लॉग स्पॉट पे ही। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस एक बार इनकी साइट पे नजर डालते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तुम साइट नहीं दिखाते हो, तो लो आज हम साइट रिवील कर देते हैं, जिस साइट से पैसे कमाते हैं और कैसे कमाते हैं वो सारी चीजें बताएंगे। और साथ ही साथ यह वीडियो उनके लिए भी है जो ब्लॉगिंग को सीरियसली लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बाकी जो टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, बट बहुत ही आज का जो वीडियो है बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो चलिए हम एक बार नज़र डालते हैं इनके वेबसाइट पर। तो मैं ना रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ, तो एक बार हम नज़र डालते हैं इनके साइट पर। ये है blogerspassion.com। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। तो यहाँ पर डेट हम चेक करते हैं कब इन्होंने डोमेन खरीदा था। तो 14 साल 250 दिन हो चुके हैं, 15 साल होने वाला है। और ये कब लिया था सर? 1 जनवरी को? ये 2009 के एंड के आसपास था।
ओके तो 14 साल से मतलब 15 साल से ऑलमोस्ट 15 साल से एक ही साइट पे काम कर रहे हैं और इस साइट से इन्होंने $1 मिलियन कमाए हैं और गूगल एडसेंस से नहीं कमाए। तो मज़े की बात है कि भाई कैसे कमाए वो सारी चीज़ें इसमें बताने वाले। तो इस पे आप देख सकते हैं साइट का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। इस पे सर आपने टेम्पलेट कौन सा लगा रखा है, थीम? जनरेट प्रेस जनरेट यूज करें है ना। तो जनरेट प्रेस लगा रखा है, बिल्कुल सिंपल सा थीम है, बट उसको थोड़ा सा होम पेज को कस्टमाइज किया इन्होंने। देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, जनरेट प्रेस को प्रीमियम के पीछे पड़े रहते हैं। अगर आप फ्री वर्जन भी यूज करते हो तो आप कर सकते हो, बट उसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन इतना नहीं रहता है। कस्टमाइज करने के लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वेबसाइट पर, इस ब्लॉग पर सर ब्लॉगिंग से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, वेब होस्टिंग, कूपन से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करते रहते, ब्लॉग पोस्ट करते रहते। सर अभी आपके इस साइट पर टोटल कितने आर्टिकल हैं? 600 से ज़्यादा है। 600 से 600 से ज़्यादा बट इतने 15 सालों में अपने मात्र 600 ही आर्टिकल लिखे। आर्टिकल्स हम लिखते रहते हैं और ऐसा भी होता है कुछ आर्टिकल्स ना जो परफॉर्म नहीं करते हैं, हाँ। तो उनको हम निकाल देते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है ना, जो कंटेंट आपने बनाए हैं वो आउटडेटेड होता है। मान लो मैंने कोई आर्टिकल बनाया एलेक्सा जो एक वेबसाइट थी जहाँ पे अपना वेबसाइट ट्रैफिक वगैरह चेक करते हैं। हाँ। अब मान लो वो वेबसाइट खत्म हो गई, तो फिर उसके अराउंड कोई कंटेंट मैंने बना हुआ तो एलेक्सा ये चालू हो गए, एलेक्सा स्टॉप सॉरी। तो अगर मैंने वो वेबसाइट ही नहीं अभी चल रही है, तो उसके अराउंड अगर मान लो मैंने जो भी कंटेंट बनाए हैं तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं, तो उनको हम निकाल सकते हैं। मतलब कचरा नहीं रखना अपने साइट पे। तो टाइम टू टाइम 6 मंथ्स 1 ईयर में कंटेंट को ऑडिट करते हैं। जो कंटेंट सही लगते हैं उनको ठीक कर, मतलब उनको चलाते हैं, या फिर ऐसे कंटेंट जिसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो अपडेट करते हैं उनको। तो इसका कुछ नुकसान है अगर हम साइट मतलब एक्सपायर्ड कंटेंट ऐसे छोड़ देते हैं वहाँ पे? तो मुझे नहीं लग रहा कि उनको छोड़ना चाहिए। अगर आप छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो गूगल की पेनल्टीज़ हैं, और यूज़र एक्सपीरियंस वाइज भी अच्छा नहीं है। अगर कोई यूज़र आपका आज अगर कोई कंटेंट पढ़ रहा है तो उसको आज की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ना कि 2 या 4 साल पुराने। तो अगर आप उसको आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दोगे तो कहीं ना कहीं उसका ना, मतलब उसकी जो भी वो सीख रहा है वो गलत सीख रहा है। तो उसको अभी जो चल रहा है इस टाइम उसके हिसाब से उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। मतलब जो काम का आर्टिकल नहीं है, जो काम के कंटेंट नहीं है, उनको हटा देना चाहिए। उनको हटा दें और उनको हम रिडायरेक्ट करते हैं। जैसे जो मेरे पास जो भी कंटेंट डिलीट करता हूँ, अगर हमारे पास कोई बेटर ऑप्शन है, जैसे मान लो मैंने कोई AI टूल पे कंटेंट बनाया था और अगर वो AI टूल का कंटेंट अभी नहीं चल रहा, अब वो खत्म हो गया। कई बार ऐसा ना AI टूल्स ही बंद हो जाते हैं। अगर मान लो मैंने एक बेस्ट AI टूल्स पे कंटेंट बनाया, तो मैं क्या करूँगा, उस कंटेंट को उस बेस्ट AI टूल्स पे रिडायरेक्ट कर दूंगा, ताकि अगर उस पर कुछ SEO जूस है तो वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। बराबर, क्योंकि फिर वो 404 का एरर ना आए। हाँ, 404 का एरर तो जैसे हम रिडायरेक्ट करें तो वो खत्म हो जाए, प्लस जो भी उस पे SEO जूस होगा, जो भी बेनिफिट होगा ना, ट्रैफिक मिले, वो ट्रैफिक मिलेगा हमें। तो सर जैसे आपने इस अपने ब्लॉग पे एडसेंस नहीं लगाया है, यूजुअली क्या होता है कि जब भी ब्लॉगिंग में बंदा कदम रखता है, जैसे मैंने भी शुरुआत करी थी तो गूगल एडसेंस से ही मोनेटाइज किया था। बाद में पता चलता है कि हम और भी तरीकों से मोनेटाइज कर सकते हैं। तो आपने गूगल एडसेंस नहीं लगाया है, तो आप कैसे यहाँ से पैसे बनाते हो? मैं इस ब्लॉग से एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे बनाता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग की, जहाँ पे आप दूसरे प्रोडक्ट्स, लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करते हो, और जैसे ही कोई बंदा आपके थ्रू खरीदता है किसी प्रोडक्ट को, तो आपको एक सेल मिलती है और उसका एक अमाउंट रहता है। तो ऐसे पैसे बनाते हैं, मतलब कि एफिलिएट प्रोडक्ट सेलिंग से। तो किस तरह के प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करते हो यहाँ पे? यहाँ पे हम ब्लॉगिंग के अराउंड प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, जैसे जो आपको चाहिए ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए या फिर ब्लॉग को मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। जैसे ब्लॉग को अगर स्टार्ट करना तो जैसे आपको होस्टिंग चाहिए, तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ होस्टिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको प्रमोट करते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बिल्डअप करना है, या फिर अपनी वेबसाइट का जो SEO उसको इम्प्रूव करना है, वेबसाइट का ऑडिट करना है, बैकलिंक्स बिल्डिंग करना है, तो उसके लिए आपको SEO टूल चाहिए। तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ SEO टूल्स भी प्रमोट करते हैं और उनके बारे में एजुकेट भी करते हैं लोगों ना, कि किसी पर्टिकुलर टूल को कैसे यूज़ करना है, कैसे उससे मैक्सिमम SEO बेनिफिट निकाल सकते हो। उसके अलावा जो ब्लॉगिंग के अराउंड जैसे वर्डप्रेस के अराउंड कुछ थीम्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, तो वो सब भी हम अपने ब्लॉग के थ्रू प्रमोट करते हैं। तो एक चीज़ बताइए, जैसे कि आज के टाइम पे वीडियोस ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये लोग भी ये कंटेंट को वीडियो के माध्यम से ही कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? तो लोगों का एक सवाल रहता है हमेशा से कि आज के डेट में कौन गूगल सर्च करता रहेगा, तो आपके साइट पर लोग कैसे आते हैं? हमारे पास मोस्टली जो लोग हैं गूगल सर्च से ही आते हैं। तो 85 to 90% जो हमारे पास ब्लॉग पर ट्रैफिक है वो गूगल सर्च से आ रहा है। उसके अलावा 8% के आसपास आई थिंक डायरेक्ट आते हैं, मतलब कि जो ब्लॉगर्स पेशेंट, हाँ ब्लॉग रिटर्निंग विजिटर्स आप कह सकते हैं, जो ब्लॉगर्स पेशेंट टाइप करते हैं। और उसके अलावा 2-4% जो भी है वो रेफरल है, मतलब फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट से क्लिक करके जो आ रहे हैं हमारे पास। ओके, मतलब आज भी लोग गूगल सर्च करते हैं, तो कुछ कीवर्ड्स
मेजर कीवर्ड्स बताना चाहेंगे जिसके थ्रू आपको ट्रैफिक मिलता है और वहां से आप सेल भी करते हो, मतलब पैसे वहां से बनते हैं? देखिए हम बहुत सारी टाइप के कीवर्ड्स का जैसे एजुकेशनल कंटेंट्स भी करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी साइट पे ना केवल कमर्शियल कंटेंट करोगे तो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है। तो आपको ना सारी तरह के कंटेंट करने पड़ते हैं, एजुकेशनल भी कंटेंट करने पड़ते हैं, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट भी, और उसके अलावा कमर्शियल भी करने पड़ते हैं। और जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है किसी भी साइट पे ना 5 या 10% कंटेंट होते हैं जो आपको रिवेन्यू देते हैं, जो बाकी 90% है वो उसको इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर उसको सपोर्ट करने के लिए। तो हम अपनी साइट पे से रिव्यूज़ भी लिखते हैं, अगर आप बोले जैसे जहाँ से पैसा बनता है, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जिसको भी हम कवर करते हैं उनके हम रिव्यूज़ लिखते हैं। तो उसके लिए हम उन प्रोडक्ट्स का लॉगिन लेते हैं उनकी मतलब कंपनी से, और उन टूल्स को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर हम एक अनबायस्ड रिव्यू लिखते हैं। उसके अलावा जो डिफरेंट काइंड ऑफ, क्योंकि अगर आप कोई टूल यूज़ करते हैं उसके बहुत सारे अल्टरनेट्स भी होते हैं, तो हम अल्टरनेट सीरीज़ भी करते हैं, मतलब किसी भी टूल के अगेंस्ट कौन कौन से और बेटर अल्टरनेट हैं, क्योंकि ना ऑडियंस की डिमांड्स अलग अलग होती है, किसी को चीप चाहिए, किसी को ज़्यादा, मतलब हर एक की ना वो रिक्वायरमेंट है। तो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए तो अल्टरनेट्स हैं, कंपेरिजन्स हैं, हाउ टूज़ हैं, जैसे किसी टूल को कैसे यूज़ करना है। जैसे मान लो मैं किसी एसईओ टूल की बात कर रहा हूँ तो जैसे कि उससे ब्रोकन बैकलिंक्स कैसे फाइंड आउट करना है, या फिर कंप्यूटर्स के जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एजुकेट करते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हो थ्रू ए डिफरेंट, मतलब एक पर्टिकुलर टूल के माध्यम से। और फिर जैसे मान लीजिए उसको एजुकेट कर रहे हैं, फिर एंड में आप सीढ़ियाँ देते रहोगे कि आप इस टूल को परचेस कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी जगह ना हमें कुछ वो नहीं है, जैसे मान लो बहुत सारे टूल्स क्या कहते हैं वो फ्री ट्रायल्स देते हैं। अच्छा। बहुत सारे एसईओ टूल्स आपको ना फ्री ट्रायल देते हैं, उसमें आपका ना कन्वर्जन का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ना उस केस में एक तो यूजर के लिए कोई वो नहीं है कि उसको इंस्टेंट कुछ पैसा देना। जैसे मान लो कोई टूल देता है कि 14 डेज ट्रायल, अब यूजर को क्या 14 डेज के लिए यूज़ करना उसको, और 14 डेज में उसको कुछ पैसा नहीं देना। 14 डेज के बाद वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे ये टूल चाहिए नहीं या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो पैसा देगा, और नहीं चाहिए तो ठीक है। अगर वो, अब बहुत सारी कंपनीज क्या आपको ट्रायल का ही पैसा देती हैं कि आपने ट्रायल एक्टिवेट किया तो इसका पैसा ये लो, और फिर वो जब सेल में कन्वर्ट होता है तो उसका अलग से पैसा मिलता है। तो मुझे लग रहा है जिन टूल्स में आपको फ्री ट्रायल का ऑप्शन है प्रमोट करने का, आई थिंक वो बेस्ट है कन्वर्जन के मामले में। क्योंकि उस केस में ना लोग ज़्यादा ट्राई करते हैं, क्योंकि उसको अपफ्रंट कुछ नहीं देना। जहाँ पे उनको अपफ्रंट देना पड़ता है ना, वहाँ पे लोग सोचते हैं 10 बार कि भाई तुरंत पैसा पे करना थोड़ा सा, उनको रिस्क लगता है कि भाई मेरा पैसा डूब तो ना जाएगा। तो अभी जैसे कुछ मेन कीवर्ड्स बताएंगे जो मैं सर्च करूं और आपकी साइट दिखे मेरे को। आप कुछ रिव्यूज ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप सर्च कर सकते हैं WPX होस्टिंग रिव्यू। WPX होस्टिंग रिव्यू, तो ये सेम होस्टिंग है जो हम ब्लॉग स्पेशन पे भी यूज करते हैं। पहले नंबर पे आ रहा है कृपेश एडवाणी, कृपेश भाई आ रहे हैं पहले नंबर पे, वाह बढ़िया। चौथे नंबर पे आपका आ रहा है ब्लॉगर्स पैशन। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर 4th नंबर पे आ रहा है WPX होस्टिंग रिव्यू। उसके अलावा जैसे लिंक विस्पर रिव्यू सर्च कर सकते हैं, ये एक इंटरनल लिंकिंग का एक प्लगइन है, लिंक विस्पर रिव्यू। लिंक विस्पर रिव्यू, विस्पर, हाँ लिंक विस्पर। ये सारे ब्लॉगिंग के मतलब ब्लॉगिंग के लिए हेल्पफुल हैं। इसमें कौन से नंबर पे आ रहे हैं आप? 6-7 नंबर पे आ रहे हैं आप। ओके। उसके लिए आप अगर केमी क्लाउड रिव्यूज सर्च कर सकते हैं, अगर आप रिव्यू टाइप से करना चाहते हैं। केमी क्लाउड भी एक होस्टिंग है, अफोर्डेबल होस्टिंग सॉल्यूशन है। केमी क्लाउड रिव्यू इस पे, हाँ 7वें-8वें नंबर पे आ रहे हैं इस पे भी। तो रिव्यू काइंड ऑफ कंटेंट बनाते हैं, उसके अलावा कंपैरिजंस बनाते हैं। तो गाइस आप एक बार देख सकते हो कि किस तरह के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। और देखो कई बार लोग क्या करते हैं, अब जैसे जो चीज़ हम बता रहे हैं सेम कॉपी कर देंगे। सेम चीज़ नहीं कॉपी करना है, कॉन्सेप्ट आप समझो कि क्या कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। अब जैसे सर से हमें पूछते हैं, आप मान लो आपका जो साइट है इसके अराउंड है, लाइक आपके जो कंटेंट है डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड है, एसईओ के अराउंड है, तो किसी को अगर ब्लॉगिंग से पैसा कमाना होगा तो क्या लगता है कि क्या क्या ऐसी निशेस है जहां से हम पैसे बना सकते हैं, जो आप सजेस्ट करना चाहो? तो डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में और थोड़ा बियॉन्ड 2024 डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में या फिर बाकी किसी और कैटेगरी में, मतलब इसके अलावा? क्योंकि अब लोगों को लगता है जो सिखाते हैं बस वही पैसा कमाते हैं, लोगों में एक ऐसा मिसकंसेप्शन है। तो अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज है तो आप पर्सनल फाइनेंस के अराउंड कुछ ब्लॉग बना सकते हैं, और वहाँ से आप रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस के अराउंड आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे आपको ना जैसे वो भी होंगे, जैसे लीड्स वाले क्रेडिट कार्ड्स के आपको ना, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके एफिलिएट प्रोग्राम चलते हैं। डीमैट अकाउंट्स के हो सकते हैं, डीमैट अकाउंट्स जैसे बाहर ना, अगर आप यूएस वगैरह में देखते हैं, जैसे चीज़ है या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस है, या फिर वहाँ बहुत सारी जो कंपनीज हैं क्रेडिट, वो काफ़ी अच्छा हाई पे आउट करते हैं। वहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट्स, क्रेडिट स्कोर भी चलता है।
तो जैसे आपको अपने यहाँ से सिबिल चलता है, सिबिल स्कोर चलता है जैसे अपने, है ना, तो वहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट्स, क्रेडिट स्कोर, वो सब चीज़ें चलती हैं। ओके और एक एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इनके जो साइट पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है सर। कितना ट्रैफिक है महीने अभी हमारे पास 60,000 है महीने का। महीने का 60,000 बस। हाँ। 60,000 के ट्रैफिक से पर मंथ हम कितना बना रहे हैं? लगभग $15,000 अभी। $15,000। क्या बात है। और सारा का सारा एफिलिएट से। दोस्तों अगर आप भी ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ब्लॉगिंग के ऊपर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, जीरो टू हीरो। तो आप इनको देख के स्टेप बाय स्टेप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉग शुरू करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी डोमेन और होस्टिंग की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पॉपुलर होस्टिंग प्रोवाइडर जो कम प्राइस में आपको एक बढ़िया होस्टिंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ होस्टिंगर पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मेरा एफिलिएट लिंक, तो उस पर क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है इनका प्रीमियम प्लान, इसको चूज करना है। इसमें आप चूज कर सकते हो 1 साल से लेके 4 साल तक का प्लान। अगर आप 4 साल का प्लान चूज करते हो तो आपको 3 महीने का होस्टिंग अलग से एक्स्ट्रा फ्री मिलता है और उसका प्राइस भी बिल्कुल कम होता है। 1 साल का प्लान आपको पड़ता है ऑलमोस्ट 3,000 का और 4 साल का प्लान आपको पड़ता है 8,400। लेकिन ये और कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? यहाँ पे कूपन कोड आपको डालना है सतीश के, और जैसे सतीश के कूपन आप एंटर करते हैं आप देखोगे यहाँ पर आपका 7,595 रुपए में 4 साल का मिलता है। वहीं पे अगर आप 1 साल का लेते हो तो ऑलमोस्ट 3,000 का। तो आप देख रहे हो कितना डिफरेंस आ जाता है। तो 4 साल का प्लान लेने में आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। और कई बार क्या होता है गाइस, जब आप पेमेंट करते हो तो आपके पास ऑटो पे का रिक्वेस्ट आता है, तो आप उस रिक्वेस्ट से डरना नहीं है। आपका पेमेंट उतना ही कटेगा जितना ये प्लान शो कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, बट ऑटो पे में आपको ज़्यादा दिख जाता है। और यहाँ पर 30 डे मनी बैक गारंटी भी मिल जाता है होस्टिंगर की तरफ से। तो अगर आपको कुछ भी इश्यू लगता है तो आप इसको रिफंड ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं इन वीडियोस को देखकर। कुछ भी अगर आपको दिक्कत होता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बता रहे हो $15,000 पर मंथ आज के टाइम के हिसाब से बना रहे हैं। ओवरऑल आपने कितना बनाया होगा अभी तक इस साइट से? इस साइट से हमारे पास 1 मिलियन प्लस है। तो लास्ट 6 ईयर्स में आई थिंक 2018 से हम 1 मिलियन प्लस कवर कर चुके हैं इस ब्लॉग से। तो लास्ट ईयर जब हमने रिपोर्ट भी शेयर की थी, इनकम रिपोर्ट, अच्छा, तो उसमें हमने 1 मिलियन बना लिया था। तो अगर आप ब्लॉगर्स पे से इनकम रिपोर्ट सर्च करते तो आपको दिखेगा मतलब कि वो मतलब अभी 1 मिलियन से ज़्यादा ही आप? हाँ, 1 मिलियन मतलब कि हम लास्ट 6 ईयर्स में बना चुके हैं। और एक चीज़ बताइए, जैसे कि पहला 1 करोड़ रुपए आपने कितने टाइम में बनाया था? उसके लिए काफ़ी टाइम लगा था। मतलब उसके लिए 10-11 साल लगा होगा। 10-11 साल में आपने बनाया था। और इधर आपने लास्ट 6 सालों में 1 मिलियन से ज़्यादा? अभी तो मतलब वही, जैसे आप बोले तो हर साल हम 1 करोड़ 1.25 करोड़ मतलब बना पा रहे हैं। ओके, और सब कुछ ब्लॉगिंग से ही? केवल एक ब्लॉग से, मतलब बस केवल एक ब्लॉग? केवल एक ब्लॉग। तो दोस्तों बढ़ते हैं इनके इनकम प्रूफ की तरफ। तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिख रहा है ये है इम्पैक्ट एफिलिएट नेटवर्क का। तो यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स में इन्होंने साइन अप करे हैं, उसकी इनकम आपको यहाँ पे दिख रही है। तो हम पहले इस साल का देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे पे आउट्स में आपको दिख रहा होगा 43,89,853 रुपीज़। तो 43 लाख रुपीज़ इन्होंने इस साल अर्न करे हैं। और अभी यहाँ पे टोटल पेंडिंग इनका दिख रहा है 15 लाख रुपए, 15,15,000 रुपए। और अगर लास्ट ईयर का हम चेक करते हैं तो एक बार लास्ट ईयर का हम देख लेते हैं कि 2023 में कितना बनाया था। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक। दिसंबर 2023 तक, 31 तक हम क्लिक कर लेते हैं, 31 दिसंबर 2023 तक। तो यहाँ पर देखेंगे जो पे आउट्स में आपको दिख रहा होगा 60 लाख का दिख रहा है। और अभी जो लास्ट जो इस साल हमने अभी तक किया है 43 लाख का, और लास्ट ईयर का है 60 लाख का। तो ऑलमोस्ट 60 लाख हो जाते हैं 5 लाख रुपए प्रति महीने। 5 लाख भी हो जाते हैं लगभग $7,000 हर महीने सिर्फ इस इम्पैक्ट एफिलिएट नेटवर्क से। अब हम बढ़ते हैं एक दूसरे एफिलिएट प्रोग्राम पे जो आई थिंक होस्टिंगर का है। यहाँ पर हम इस साल का देखते हैं कि इस साल कितना बनाया हुआ है यहाँ पर। तो इस साल देखेंगे $40,000 इन्होंने सिर्फ एक एफिलिएट प्रोग्राम से बनाया हुआ है। और अगर हम इसका लास्ट ईयर का देखते हैं तो लास्ट ईयर का हम देख लेते हैं, लास्ट ईयर का यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये है $29,000। तो लास्ट ईयर से ज़्यादा है इस साल का, $40,000 है, जो ऑलमोस्ट हो जाते हैं 32 लाख।
यहाँ पर एक और इनका अफिलिएट प्रोग्राम है, जो सेमरस का अफिलिएट प्रोग्राम है, जो पहले ऐसे इसका डैशबोर्ड आता था, अब तो चेंज हो गया है, पहले रिकरिंग भी मिलता था। तो यहाँ पर देखोगे इन्होंने सिर्फ अकेले एक प्लेटफॉर्म से $4.5 लाख के आसपास कमाया है, $4,26,000। अगर $4,26,000 को कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है ऑलमोस्ट 3 करोड़ से ज़्यादा। तो देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने अलग अलग अफिलिएट नेटवर्क से इतना इनकम किया है। तो इस इनकम प्रूफ पे लाइक हो जाए। आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। और आपके टीम में कितने लोग हैं, राइटर्स वगैरह? हमारे पास 5 लोग हम टोटल मिल गए। 5 लोग। हाँ। और जैसा 5 लोग हैं, आप जैसे बता रहे हो 500-600 आर्टिकल आपने लिखे हैं, तो 5 लोग क्या करते हैं? हम मोस्टली कंटेंट अपडेट करते रहते हैं। अच्छा। जैसे हमारे पास मैं बोलूँ 600 कंटेंट है, तो कंटेंट को अपडेट करना में काफ़ी टाइम लगता है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, जैसे एक कंटेंट आप लिखा हुआ, राइटर एक कंटेंट को अपडेट करने में 2-2 दिन लगा देता है। कई बार ऐसा होता है 2-2 3-3 दिन। तो कंटेंट नया बनाना, मतलब ना नई बनाते हैं लेकिन उतने नहीं बना पा रहे, क्योंकि पुराने कंटेंट का काफ़ी सारा वो है, लोड है कि भाई उनको अपडेट करना है। तो कैसे बनाते, कैसे हैं कंटेंट, कैसे बनाते हैं, क्या अप्रोच रहता है आपका? अगर हमें नया कंटेंट बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कोई भी कंटेंट बनाते हैं थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च करते हैं। और हमारे पास कैटेगरीज है कि हमें किस कैटेगरीज में काम करना है। अगर आप मेरे ब्लॉग पे देखें, जैसे ब्लॉगिंग के अराउंड हम कंटेंट लिखते हैं, एसईओ के अराउंड लिखते हैं, वेब होस्टिंग के अराउंड लिखते हैं। तो जो भी हमारी कैटेगरीज हैं उसके अराउंड ही हम कंटेंट बनाते हैं। तो जो भी टॉपिक्स हम पिक करते देखते हैं, कीवर्ड रिसर्च, किसका सर्च वॉल्यूम है, किस टाइप की वेबसाइट रैंक कर रही है, क्या हम उनको मतलब ना कम्पीट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, मान लो जो आप प्रोडक्ट या जो भी आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो, अगर आपको वहाँ पे मोस्टली कंपनीज ही दिख रही हैं, जैसे आप ई कॉमर्स में देखते हैं, अगर आपको कहता है अगर सारा ई कॉमर्स अमेजन, फ्लिपकार्ट, या शायद आप सोचते हो कि मैं यहाँ नहीं रैंक कर पाऊँ या फिर चांसेस कम है, तो किस टाइप की साइट्स रैंक कर रही हैं। एग्रीगेटर्स, जैसे हम एग्रीगेटर ही बोलते हैं, एग्रीगेटर्स अगर रैंक करें तो हमारी चांस है वहाँ पे। पब्लिशर्स मतलब प्रोडक्ट कंपनी जो पब्लिशर्स, अगर वो हमें दिख रहे हैं या फिर नई साइट्स वहाँ पे रैंक कर रही हैं, तो फिर वहाँ पे हमारे चांस हैं रैंक करने के। अब मान लीजिए आपकी साइट को तो इतने साल हो गए, तो आपकी तो अथॉरिटी भी तगड़ी होगी। हाँ, अभी हमारा अगर आप जो AHRF का जो टूल है, उसका जो DR है उसमें हमारा 74 आता है आउट ऑफ 100 स्कोर। तो आप ये स्कोर के हिसाब से आप देखते हो कि मैं इसको कम्पीट कर पाऊंगा कि नहीं, या फिर कैसे आप डिसाइड करते हो कि इसको कम्पीट कर पाऊंगा कि नहीं? उस कहीं ना कहीं मुझे लगा रेलिवेंस का भी है, वो किस कैटेगरी की है। ओके। मुझे लग रहा है अगर वो हमारी कैटेगरी साइट है तो हमारा उससे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। कई बार ऐसा ना, जैसे मतलब आजकल बहुत सारी न्यूज़ साइट्स हैं, मीडिया साइट्स हैं, वो हर सब कुछ कवर करना शुरू कर दिया। हाँ, तो उनको बीट कर सकते हैं। उनको बीट कर सकते हैं। अच्छा। तो आप कई बार देखेंगे कि ना आपको छोटी साइट्स भी ना अच्छी कीवर्ड्स पे रैंक करती दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपना उनका जो कंटेंट की क्वालिटी है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम बात करेंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई कीवर्ड हमें मिला और उस कीवर्ड पे कोई जैसे नई साइट आ रही है, 2-3 साल पुरानी साइट आ रही है, और वो उस कीवर्ड के लिए निश साइट नहीं है, मतलब वो मल्टी निश कवर करता है। तो अब आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस टॉपिक पे कंटेंट बनाना चाहिए मेरे साइट पे, है ना? तो उसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करते हो, या फिर उससे बढ़िया कैसे आप आर्टिकल बनाते हो, थोड़ा सा वो बताओ। जो भी टॉपिक पे हम करते हैं तो उस पर हम गूगल पे देखते हैं किस टाइप की साइट रैंक करें, उनको एक बार एनालाइज करते हैं, और फिर हम देखते हैं क्या क्या और हो सकता है, क्या क्या मिसिंग है, वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि जैसे उसमें कुछ इमेजेस का इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, या फिर अगर हम किसी रिव्यू पे काम कर रहे हैं तो क्या उन्होंने अल्टरनेट्स कवर किए हैं, क्या उन्होंने जो FAQs कवर किए हैं, या फिर उन्होंने जो प्रोडक्ट का हम रिव्यू कर रहे हैं उसका एक्चुअल में यूज़ दिखाया कि नहीं दिखाया है। तो वो सब चीज़ें हम डालने की कोशिश करते हैं, ताकि जब यूज़र हमारी साइट पे आए तो उसको पूरा एक्सपीरियंस दिखे उस चीज़ का। चलो, कंटेंट तो बन गया, कंटेंट आपने पोस्ट कर दिया, इसको रैंक कैसे करवाते हैं? तो कंटेंट लिखने के बाद एक तो हम अपने ब्लॉग पे उसको ना लिंक करते हैं, मतलब इससे वो सबसे ईजीएस्ट तरीका है इंटरनल लिंकिंग। वो सबसे आई थिंक बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास एक रेलिवेंस बन जाती है ना एक टॉपिक्स की, तो आप बहुत सारा आई थिंक SEO जूस ऐसे ही पास कर सकते हैं अपनी साइट पे। तो इंटरनल लिंकिंग मुझे लग रहा है कि मस्ट है, कोई भी आप कंटेंट बनाते तो, और वहाँ पे रेलिवेंट पेजेस से लिंक करें, और एंकर टेक्स्ट जो भी थोड़ा सा उसमें वैरायटी करें। जैसे जिस टाइप के कीवर्ड्स, जैसे आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो, आपके लिए ना उस कंटेंट के लिए ना कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स हैं, 2, 4, 5। आप उन कीवर्ड्स को थोड़ा ना वो कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो जब आप इंटरनल लिंकिंग करो। जैसे ऐसा ना कि आप एक ही कीवर्ड बार बार यूज़ कर रहे हो। ओके। तो उनको कहते हैं ना LSI कीवर्ड, या फिर मिक्स कर लो ताकि उनका डिफरेंट वेरिएशंस यूज़ कर लें उस केस में। तो इंटरनल लिंक्स करते हैं। उसके अलावा जो कोरा काइंड ऑफ वेबसाइट हम उस पर जाते हैं कि जो अगर जो रेलिवेंट क्वेश्चन है उनके रिप्लाई करते हैं। ठीक है। और उनमें से कुछ केसेस में हम उनका वहाँ पे अपने लिंक भी डाल सकते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी प्रोडक्ट के बारे में, या फिर जो भी टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ से कर सकते हैं। रेडिट काइंड ऑफ जो रेडिट टाइप की साइट्स हैं जो आप देखें बहुत अभी इस टाइम बहुत ट्रैफिक ला रही है, मतलब कि 1 बिलियन+ ट्रैफिक आ रहा भी, मतलब रेडिट पर फ्रॉम गूगल सर्च। जेंजीज पूरे रेडिट यूज कर रहे हैं।
तो आप रेडिट टाइप है, उसके अलावा अगर आप यूट्यूब में अच्छे हैं तो आप, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपने ब्लॉग वर्जन बनाया तो आप उसका वीडियो भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपका स्किल है, आपको लगता है कि आप मतलब कर सकते हैं तो वीडियो बना सकते हैं। उसमें आपको दोनों फायदे होंगे कि मतलब आप वीडियो को एम्बेड भी कर सकते हैं अपने कंटेंट में, और उधर वीडियो भी मोनेटाइज कर सकते हैं और ब्लॉग भी मोनेटाइज। तो ब्लॉग से आप वीडियो पे ट्रैफिक भेज सकते हैं और इधर ब्लॉग से वीडियो पे, मतलब दोनों आप वो कर सकते हो, वाइस वर्सा कर सकते तो आपका यूट्यूब चैनल है? मेरा यूट्यूब चैनल है लेकिन मैं काम नहीं करता, तो काफ़ी टाइम से क्या छोड़ा रीजन है? मुझे लग रहा है टाइम नहीं मिल पा रहा। एक तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वीडियोस का उतना अंडरस्टैंडिंग या फिर उतना कंफर्ट नहीं है मुझे लग रहा है जितना कि हमारा ब्लॉग पे है, क्योंकि शुरू से ब्लॉग पे काम किया है, ब्लॉग पे वो आ गया, मतलब ना कि इतने साल से कर रहे हैं, एक्सपर्टीज हो गई है। और कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो, कोई भी उसके लिए टाइम देना पड़ता है, और हम सही टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ब्लॉगिंग का या फिर जो गूगल सर्च का फ्यूचर आगे अच्छा है कि कैसा है? डर लगता है आपको जिस तरह के एआई वगैरह ये सब आ रहे हैं और वीडियोस को जैसे प्राथमिकता दी जा रही है, तो आपका क्या कहना है इस पे? मुझे तो लग रहा है कि ठीक है, कंटेंट टाइप सारे चलेंगे, हो सकता है कि कम ज़्यादा, जैसे हो सकता है कि पहले लोग ज़्यादा ब्लॉग पढ़ते थे, तो ब्लॉग अभी भी पढ़ेंगे, क्योंकि आप देखें तो जो यूज़र बेस है वो इतना सारा बढ़ रहा है। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे लोग ना पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। जैसे अगर आप अपने इंडिया में देखें, लोग वीडियोस देखना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी साइट पे ट्रैफिक कहाँ से है? हमारे पास जो ट्रैफिक है, मतलब इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। उसके अलावा बाकी जो कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके, कनाडा, बाहर का भी ट्रैफिक है। तो 30% के आसपास हमारे पास जो ट्रैफिक है वो इंडिया का है। उसके अलावा मिक्स है, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आता है। बढ़िया। और बैकलिंक वगैरह बनाते हैं आप कंटेंट रैंक करने के लिए? अभी इतने नहीं बनाते, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि ना हमारे पास ट्रैफिक आए। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि हमने कोरा पे आंसर किया, अगर आप कोई अच्छे कोरा पे आंसर करते हो तो वहाँ से आपके पास ना ट्रैफिक भी आता है और कहीं ना कहीं बैकलिंक भी बनता है, चाहे वो डू फॉलो बने या नो फॉलो बने। जैसे अगर आप रेडिट पे कोई अच्छा रैंक वाला थ्रेड है जो सब रेडिट, तो वहाँ पे अगर आप कुछ आंसर डालते हैं तो वहाँ से आपके पास ना दोनों चीज़ मिलती हैं। जैसे आप जो लोग यूट्यूब कर सकते हैं, आपको पता है यूट्यूब से भी आप बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो और अपने ब्लॉग पे भी भेज सकते हो। तो ये सब चीज़ें करते हैं। मान लो कहीं पे इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे मान लो कई बार होता है ना, जैसे कोई ब्लॉग है, इंटरव्यूज़ सीरीज चलाते हैं, तो वहाँ पे जब आप इंटरव्यू में, मतलब जहाँ पे इंटरव्यूज़ में आप आंसर डालते हो तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको रेलिवेंट मिलते हैं, जहाँ पे आप अपने रेलिवेंट पेजेस को लिंक भी कर सकते हो। ओके। तो वो सब करते हैं। और जब हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, नया नया जब ब्लॉग होता है, तो उस टाइम पे ज़रूरी होता है बैकलिंक बनाना, अथॉरिटी वगैरह बढ़ाने के लिए? जब आप कंटेंट लिखना शुरू करो, मुझे लगता है कुछ टाइम तक कंटेंट लिखें। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे लगा स्टार्टिंग से ही ब्लॉग, मतलब वो कंटेंट पे फोकस करें। मुझे लगा जैसे अपने पास कुछ कंटेंट्स हो जाए ना 30, 40, 50, तो उसके बाद मुझे लगा बैकलिंक्स पे जाए, क्योंकि उसमें भी टाइम लगने वाला है। हाँ। तो थोड़ा सा अपने तो पास अभी भी बैकलिंक टेक्निक वर्क करती है रैंक करने के लिए? मुझे लग रहा है छोटे ब्लॉग्स, मीडियम ब्लॉग्स के लिए तो मुझे लग रहा है कि उनको करना पड़ेगा एफर्ट। हाँ, क्योंकि जो ऑलरेडी जैसे आपके ब्लॉग की तो अथॉरिटी वैसे ही अच्छी है, तो अगर आपको वैसा कुछ कीवर्ड मिल गया जो आपके निश का है तो उस पर आप लिखोगे तो आप ऊपर ही आओगे, है ना? तो एक चीज़ बताइए सर, जैसे गूगल अपडेट जो आता रहता है ऊपर, एआई वाला जो चीज़ है, एआई का थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, प्रकोप बढ़ता जा रहा है, और गूगल भी खुद पहले सर्च जनरेटिव वाले क्या बोलते हैं उसको, एआई वाला जो ओवरव्यू आ रहा है, एआई ओवरव्यू से जो सर्च आ रहा है, जैसे मान के चलिए अभी आपके वाले कीवर्ड में तो जो मैंने सर्च करा है उसमें तो एआई वाला नहीं आया कंटेंट। एग्जांपल के लिए जैसे केमी क्लाउड रिव्यू जब मैंने सर्च करा तो इसमें एआई नहीं आ रहा है, एआई वाला बहुत सारे मुझे लगा एजुकेशनल कीवर्ड्स मुझे लगा ज़्यादा आता है। इसको क्या बोलते हैं, सर्च लैब बोलते हैं ना, सर्च लैब। ये है गूगल का एआई ओवरव्यू। एआई ओवरव्यू। तो अब जैसे जिस कीवर्ड पे आप काम कर रहे हो उसमें तो ये नहीं आ रहा है, बट मैक्सिमम जब हम देखते हैं कुछ भी, अगर हम इंफॉर्मेटिव कीवर्ड जब डालते हैं तो वहाँ पे एआई का ही पहले आता है, फिर जाके कुछ वीडियोस आती है, फिर कुछ ब्लॉग आते हैं, ऐसी चीज़ें आ जाती है ना? और बीच बीच में गूगल अपडेट आता रहता है, और गूगल अपडेट भी कई बार क्या होता है, अच्छी साइट भी दब जाती है और कई बार जो कमज़ोर साइट भी ऊपर आ जाती है। तो ऐसे में आप क्या बोलना चाहोगे, कितना डिफिकल्ट है ब्लॉगिंग करना आज के डेट में? देखिए, जो आप एआई ओवरव्यू वाला कह रहे हैं वो हर एक, मतलब वो आता है, आई थिंक बहुत सारी क्वेरीज के लिए आता होगा, हमारे केस में भी आता है, ठीक है, मतलब कुछ टाइप के कीवर्ड्स में नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ कीवर्ड्स में नहीं आता शायद, मुझे लगा जो एजुकेशनल कीवर्ड्स हैं या उन पे शायद ज़्यादा आता है, जो मुझे लग रहा है। और इंडिया में शायद रोल आउट हो रहा है, अभी पूरा रोल आउट हुआ नहीं है, बाहर आई थिंक ज़्यादा आता है अभी एआई ओवरव्यू। और जो गूगल के अपडेट्स हैं
वो चलते रहते हैं, आपको भी पता है 3-4 महीनों में गूगल कुछ कुछ अपडेट डालता रहता है। तो कई बार आपकी साइट ऊपर जाती है, कई बार नीचे जाती है, वो मतलब वो चैलेंज चलते रहेंगे। तो उस केस में हम एक ही काम कर सकते हैं कि अपना जो ब्लॉग है उसको और अच्छा करें, उसका जो कंटेंट है उसको और इम्प्रूव करते हैं, उसका जो डिज़ाइन है, जो हमारे पास जो भी हम ब्लॉग पे दिखा रहे हैं, उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो फॉर्मेटिंग है, उस पे काम करें, जो ताकि यूज़र एक्सपीरियंस बेटर रहे। अगर आप देखें मोबाइल पे देखें कि बहुत सारे लोग यार मोबाइल फोकस करते ही नहीं है, तो मोबाइल पे देखेंगे आपकी साइट कैसे दिख रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्योंकि मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग है, तो मोबाइल पे गूगल बहुत फोकस है। तो वो चीज़ें हैं। तो ब्लॉग का जो कंटेंट है, उसके अलावा बैकलिंक्स पे काम कर सकते हैं। अगर आप नई साइट हैं आप, तो वहाँ से आप थोड़ा सा और स्पीड अप कर सकते हैं चीज़ों को। अगर आपकी साइट पे कुछ बैड बैकलिंक्स हैं तो उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं, उसके लिए फ़ाइल बनानी पड़ती है और फिर उसके बाद गूगल सर्च कंसोल में आप जाके उनको सबमिट कर सकते हैं। तो कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव करना वो है, और एक यूज़र एक्सपीरियंस जो मुझे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गूगल अपडेट पे क्या बोलना चाहेंगे? गूगल अपडेट पे अगर आप ये चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको मतलब आप वापस आ जाओगे। अगर मान लो किसी अपडेट में आप डाउन भी चले गए ना, क्योंकि गूगल के जो गूगल का जो भी एल्गोज हैं उसमें बहुत सारे बग्स हैं, वो कभी कभी ऐसा होगा कि मतलब किसी साइट को भी दबा हाँ, लेकिन लॉन्ग रन में अगर मान लो इस अपडेट में आप नहीं उठे तो हो सकता है अगले अपडेट में उठ जाओगे, तो आपको लगे रहना पड़ेगा उस पार्ट में। एक चीज मैंने नोटिस किया है, जितने भी ब्रांड वाली साइट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका ब्लॉगर्स पैशन है, तो आपके कीवर्ड पे भी ट्रैफिक आता रहेगा, जैसे आपने बताया। हाँ। वैसे जैसे मेरा टेक युक्ति है, मेरा satishkushwaha.com है, तो ये ऐसे की मतलब साइट्स हैं जो इनकी ब्रांडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जिसको लोग जानते हैं और उस नाम से भी सर्चेस होते हैं। तो इनका कभी पिछले 8 सालों में मैंने नहीं देखा कि अपडेट की वजह से कुछ ज्यादा दिक्कतें आई हो। थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, बट एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि डीप में चला गया हो, खत्म हो गया हो साइट। बट अब अभी भी मतलब रैंक होता है, अभी भी ट्रैफिक आता है, चल रहा है। ओके। तो ऐसा लगता है, ऐसा है कि ब्रांडिंग वाली साइट्स पे कम खतरा है गूगल अपडेट का? मुझे जो फील आ रहा है कि जो ब्रांड वाली साइट है ना, उन पे बहुत सारा डायरेक्ट ट्रैफिक है। जैसे आप जो न्यूज़ की साइट जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई और है, उनके पास ना बहुत सारे लोग डायरेक्ट आते हैं, तो गूगल के पास एक सिग्नल जाता है कि ना इसके पास इतना सारा ट्रैफिक वैसे ही आ रहा है, तो कहीं कहीं एंगेजमेंट लेवल, क्योंकि जो लोग डायरेक्ट खोलते हैं ना आपकी साइट को, वो इंटरेस्टेड हैं जो भी आप कर रहे हो, तो वो कंटेंट क्लियर है। हाँ, वो कंटेंट के लिए और वो टाइम भी स्पेंड करते हैं, तो कहीं कहीं पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है। तो जितना ज़्यादा आपके पास डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है फॉर योर ब्रांड, या फिर जो डायरेक्ट टाइप करके आ रहे हैं ना, वो उतना अच्छा है। और जितना आप उसको बढ़ा पाओ, जितनी भी आप बड़ी साइट देखो, तभी आप देखते हो वो इतनी हिट नहीं होती जिनका ब्रांड बन गया है, क्योंकि लोग बहुत सारे डायरेक्ट सर्च करते हैं या फिर डायरेक्ट टाइप करते हैं। तो वो एक पॉजिटिव अपने लिए बेनिफिशियल है कि मतलब एक लेवल का ट्रैफिक ऑटोमेटिकली आप दे पा रहे हो ना किसी भी कंटेंट पे। लोग जैसे जो भी आपने होम पेज पे डाला, होम पेज पे आएंगे तो जो भी आप लेटेस्ट कंटेंट डालोगे वो ओपन करेंगे, तो उन पे एक एक्स अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑटोमेटिकली चलेगा। तो गूगल को लगता है ना इस पे इतना सा ट्रैफिक आ गया तो कुछ काम की चीज़ होगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो चीज़ें पुश होती हैं। फिर तो ब्रांडिंग वगैरह थोड़ा फोकस करना चाहिए, ब्रांडिंग पे फोकस करना चाहिए। मुझे लॉन्ग रन में ब्रांडिंग ही हेल्प करेगी आपको। ओके, तो एक और क्वेश्चन आपसे है, जैसे बहुत कई बार क्या होता है कि जो लोग होस्टिंग प्रमोट कर रहे होते हैं, लाइक ऑफर्स वगैरह, एफिलिएट वगैरह, खुद वो होस्टिंग में यूज़ कर रहे होते हैं और प्रमोट कर रहे होते हैं। तो आप कौन सी होस्टिंग यूज़ करते हो? हम मल्टीपल होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ब्लॉगर्स पैशन पे तो मैंने बोला आपको WPX होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। WPX का हाँ, उसके अलावा कुछ और ब्लॉग्स हैं जो कि आप कह सकते हैं टेस्टिंग के लिए, या फिर मतलब एज ए साइड प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम लर्निंग के लिए, तो वहाँ पे मतलब जैसे ब्लू होस्ट यूज़ करते हैं, होस्टिंगर यूज़ करते हैं। हाँ, कुछ और भी होस्टिंग्स हैं, तो मतलब होस्टिंग यूज़ करते हैं। और कहीं पे अगर हम किसी होस्टिंग को जैसे रिव्यू करते हैं तो उनका हम एक्सेस लेते हैं फॉर सम टाइम, उनका एक्सेस लेते हैं, यूज़ करके ही तो पता चलेगा। हाँ, उनको यूज़ करते हैं, उनके लिए टेस्ट करते हैं। कुछ कुछ जो टेस्टिंग टूल्स होते हैं जहाँ पे उनका ना अप टाइम या फिर उनका लोड टेस्टिंग करते हैं, और फिर देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है, और जब डेटा हमारे पास एनफ डेटा आता तो फिर हम शेयर करते हैं उनके बारे में हमारा जो भी थॉट प्रोसेस है। ग्रेट। तो आपके हिसाब से आज के रेट में या फिर आगे लाइक 2024 के बाद ब्लॉगिंग का स्कोप रहने वाला है? शुरू करना चाहिए ब्लॉगिंग? मुझे स्कोप तो रहेगा, ब्लॉगिंग का स्कोप रहेगा हमेशा। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो फॉर श्योर ब्लॉग बनाना चाहिए। और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। अगर आप देखें ना, मतलब कि जैसे ऑफलाइन कुछ भी बिजनेस आप करते हो तो आपको मतलब लाखों में आपको पैसा चाहिए, लेकिन ब्लॉगिंग में क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट कुछ खास नहीं करना, 5,000 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो मतलब टाइम की कॉस्ट कह सकते हो, एफर्ट की कॉस्ट कह सकते हो, वो आपको देना पड़ेगा। टाइम और एफर्ट्स तो हाँ, लेकिन फाइनेंशियली आपको इतना ज़्यादा नहीं। हाँ, तो कोई भी कर सकता है, मतलब इसमें कोई लेवल की बात नहीं है कि मतलब कितना गरीब कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मतलब एनीवन कैन डू दैट, क्योंकि 5,000 10,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है।
और वो एक बार आपने किया तो 1 साल के बाद का ना आपके पास 1 साल तक आप उसको चला सकते हो, और 1 साल में आपको पता भी चल जाएगी जो भी आप कर रहे हो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आज के डेट में कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहा है तो कैसे स्टार्ट करें? अगर कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले तो अपना कैटेगरी या टॉपिक या जो निश है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जहाँ पे वो अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकता है, जो भी वेब पे अवेलेबल अगर उसको लगता है ना वो उससे बेटर क्रिएट कर सकता है वो। तो मुझे लग रहा है कि उसको करना चाहिए। तो पहले अपना निश सिलेक्ट करना, उसके बाद कुछ डोमेन ढूंढे, जो भी आपका निश है उसके रेलिवेंट डोमेन ढूंढो, उसको बुक करो, होस्टिंग लो। उसके बाद जो भी आजकल वैसे वर्डप्रेस ज़्यादा चल रहा है, मोस्टली साइट जो है ना वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, तो वर्डप्रेस पे आप अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास अभी बजट नहीं है तो आप फ्री थीम के लिए यूज़ कर सकते हो, फ्री प्लगइन, क्योंकि ना हर एक चीज़ के ना फ्री ऑप्शंस हैं मतलब थीम्स और प्लगइन्स में, तो वो डाल सकते हो। और जब आपके पास बिजनेस आना शुरू हो जाए तो आप थोड़े से बेटर ऑप्शन ले सकते हो, आप प्रीमियम थीम ले सकते हो, और फिर किसी डेवलपर को हायर करके अपना थीम का डिज़ाइन बढ़ा सकते हो। जब आपके पास और ट्रैफिक आए तो कुछ CDN वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप से, और जितने भी अपने जो भी टॉपिक्स आपकी जो कैटेगरी है उन कंटेंट को आप क्रिएट करते रहें, मतलब कि तो उसमें डेप्थ बनाएं ताकि आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्डअप हो और फिर से आपको ट्रैफिक आए गूगल से। बढ़िया। और एक चीज़ ऐसा नहीं लगता आपको कि ब्लॉगिंग में जो सक्सेस रेशियो है कम है? बहुत कम लोग ही सक्सेसफुल होते हैं या कम लोग ही पैसा बना पाते हैं, ऐसा है? सक्सेस कम होते हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें टाइम लगता है चीज़ों में ना। ब्लॉगिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको गूगल पे डिपेंडेंसी है, और आपको पता है गूगल पे एकदम ट्रैफिक नहीं आता, कम से कम 5-6 महीने जनरली लग जाते हैं उसमें। और बहुत सारे लोग ना इतना पेशेंस नहीं रखते। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मतलब मैंने आज कंटेंट लिखा कल रैंक हो जाएगा, वो नहीं होता है। तो ट्रैफिक नहीं दिखता उनको, टाइम देना पड़ता है। हाँ, 6 महीने साल तो आपको कम से कम देना पड़ता है, और बहुत सारे लोग फिर उस बीच में ही क्विट कर देते हैं। और आपको रेगुलरली लिखना भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे आपने आज लिखा तो फिर आप अगले महीने लिखोगे। एक आपको कहीं न कहीं ना जो कंटेंट की फ्रीक्वेंसी है वो ही बनानी पड़ती है कि महीने में अगर आप 5-10 कंटेंट कुछ डालो मतलब कि, तो वो सिस्टम है। थैंक यू सो मच अनिल सर, बहुत बढ़िया लगा आपके साथ बात करके। इवन बहुत सारा इंसाइट मिला आज के वीडियो से, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी मिला होगा। और मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, जो आपने रिपोर्ट्स मुझे दिखाए हैं, तो क्या मैं रिपोर्ट्स शो कर सकता हूँ, इनकम रिपोर्ट्स? हाँ, आप शेयर कर सकते हैं जो दिखाया है। आप। तो गाइस, इस वीडियो में ही या तो आपको पहले दिख गया रहेगा, या फिर अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर आपको इनकम रिपोर्ट्स दिख जाएंगे, जो सर का ही रिपोर्ट है, जो अभी मैंने रिकॉर्ड करा, फिर उसके बाद ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आपको जो भी इनके एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग जो टूल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको इन्होंने सेल किया अपने ब्लॉग पोस्ट के थ्रू, तो वो आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। और इतनी ट्रांसपेरेंसी सिर्फ आपको सतीश के वीडियोस पर मिल सकती है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए तो लाइक जरूर बनता है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को लेके आता रहता हूँ जो ज़ीरो से हीरो बने रहते हैं। तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।